नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का समय है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का और बदलती जीवन शैली के दुष्प्रभाव की वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जितनी भी हैं वो बढ़ी हैं, पर ख़ास तौर पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में कार्डियोवैस्कुलर इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं, जब अपन कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट अटैक की बात करते हैं, वो सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स ब्रेन स्ट्रोक के लिए भी हैं और दोनों के रिस्क फैक्टर और दोनों का इंसिडेंस और मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ये सब चीज़ें हुई है अपनी बैड लाइफस्टाइल की वजह से। पर जो एडवांसमेंट्स हुए हैं, चाहे वो एक्सपर्टीज़ की बात करें, चाहे टेक्निक की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इन सभी के एडवांसमेंट्स की वजह से आज अपन बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं और सब जगह, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, ट्रीटमेंट इतना फास्ट अवेलेबल रहता है कि लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर कोई चीज़ होती भी है तो अपन उसको तुरंत ट्रीट कर सकते हैं। जी हाँ, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में ख़ास तौर पे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ की बात करें या हार्ट डिजीज़ की बात करें, उसमें क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं, आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी, जो कि वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे मैंने कहा कि डिजीज़ भी बढ़ रही है, पर जो टेक्निक या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए हैं उससे लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस भी आ गया है। आज कोई भी डिजीज़ होती है, लोगों को लगता नहीं मैं अगर समय पे पहुंच जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आपका क्या मानना है? तो बहुत ही उम्दा सवाल है। तो मैं दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब भी किसी बीमारी के लक्षण आते हैं तो उसका समय रहते हुए इलाज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक वर्ड होता है कि गोल्डन पीरियड। तो गोल्डन पीरियड का मतलब है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो उसकी आर्टरी में अगर कोई ब्लॉकेज हो रहा है तो उसको जितनी जल्दी से जल्दी अगर अपन उसको ओपन कर सके तो हम उसका हार्ट को उतना प्रिजर्व कर सकते हैं, उतना उसको सेव कर सकते हैं, जिससे कि हार्ट की मसल्स में डेथ जो होती है वो ना हो सके और उसको हार्ट को वापस से प्रिजर्व कर सकें। तो अगर कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, तो उसका एज अर्ली एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके उसका निदान करना चाहिए, जिससे कि पेशेंट जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे, जल्दी से जल्दी इलाज हो सके और जल्दी से जल्दी उसके हार्ट को प्रिजर्व किया जा सके। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम जो है यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, लाइव प्रोग्राम है, और आपके कोई भी हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप डॉक्टर प्रशांत द्विवेदी से पूछ सकते हैं। आपके स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं 0141-270-4999 और 270-4098। हार्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपका तो डॉक्टर प्रशांत से यूट्यूब पे भी आप, ऑनलाइन भी आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत, जैसे आपने बात की कि समय की इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल सही बात है कि अगर व्यक्ति समय पे अगर इलाज ले लेता है तो आउटकम किसी भी डिजीज़ का बेटर होता है। पर हार्ट की या मैं बात करता हूँ ब्रेन स्ट्रोक की, दोनों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस चीज़ की मानते हैं। इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि अगर समय पे नहीं पहुँचे, और भी बीमारियाँ होती हैं, आज कैंसर है या कोई भी बीमारी है, पर इसमें टाइम की इतनी क्या इम्पोर्टेंस है कि अगर अपन समय पे इलाज कर लेंगे तो अपन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक गोल्डन पीरियड वर्ड होता है, तो वो हार्ट अटैक के दौरान भी होता है और ब्रेन में स्ट्रोक अगर होता है तो उस समय भी गोल्डन पीरियड वर्ड होता है। बेसिकली हर एक मिनट में हमारी 7% के आसपास हमारी हार्ट की मसल्स डैमेज होती जाती हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होता है जिसकी वजह से हार्ट डैमेज हो रहा होता है, उसकी मसल्स को वापस से प्रिजर्व करने के लिए हमें उसको जल्दी से जल्दी ओपन करना चाहिए। जब तक वो मसल्स ओपन नहीं हुई हैं, जब तक वो हार्ट के ब्लॉकेज को ओपन नहीं कर पाए हैं, तब तक लाइफ की रिस्क बनी हुई है। अगर ये लाइफ की रिस्क को अपन कम करना चाहते हैं तो हार्ट की नस को प्रॉपर तरीके से जल्दी ओपन करना जरूरी है, नहीं तो दिल की धड़कन का कभी भी बढ़ना, घटना, सांस का फूलना, सांस का रुकना और सडन कार्डियक अरेस्ट की संभावना बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। ये जो ऐसे आपने बात की कि सडन जो कार्डियक डेथ है, आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि सडन डेथ हो गई या कार्डियक अरेस्ट हो गया। पहली चीज़ तो सडन डेथ क्या हार्ट अटैक ही है या और भी कारण से सडन डेथ होती है, संक्षिप्त में? तो सडन कार्डियक अरेस्ट जैसा कि इसके नाम में ही समाहित है, सडन अचानक से, कार्डियक मीन्स हार्ट और अरेस्ट मीन्स हार्ट का अरेस्ट हो जाना। तो अचानक से हार्ट का एकदम से बंद हो जाना, कोई भी दिल की धड़कन की एक्टिविटी ना रह जाना, उसको सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। ये दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, या तो दिल की धड़कन एकदम से बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे कि हार्ट पंप ही नहीं कर पाता है, या फिर दिल की धड़कन बिल्कुल रुक जाती है। सडन कार्डियक अरेस्ट का एक मुख्य कारण हार्ट अटैक होना है। हार्ट अटैक
बेसिकली हार्ट के अंदर जो हार्ट को सप्लाई करने वाली ब्लड की वेसल्स होती हैं, उन नलियों में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। बट वो हार्ट अटैक की वजह से सडनली हार्ट एकदम से बंद हो सकता है। ये सडन कार्डियक अरेस्ट बाकी और भी बीमारियों की वजह से हो सकता है, जिसके अंदर हार्ट के अंदर बहुत सारी अलग भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि वाल्व की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं, या इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है हार्ट के अंदर जिसकी प्रॉब्लम की वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है, बट सडन कार्डियक अटैक एक अर्जेंसी है। बिल्कुल सही बात की आपने। लोगों को लगता है कि केवल हार्ट अटैक की वजह से ही बंद होता है, पर जैसे डॉक्टर प्रशांत ने बताया कि हार्ट में और भी बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, जिसमें वेल की तकलीफ़ है, मसल्स की तकलीफ़ है, या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ की है, उसकी वजह से भी होता है। अब बात, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि पहले कहा जाता था प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, पर आजकल कहा जाता है अर्ली डिटेक्शन इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंशन, मतलब चीज़ को अपन जल्दी पता लगा सकें। मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कोई आदमी आपके पास आके कहता है कि मुझे 100% कन्फर्मेटिव, ऑलमोस्ट मतलब 100% कन्फर्मेटिव टेस्ट चाहिए कि मेरे आर्टरी में ब्लॉकेड है या नहीं, क्या सजेस्ट करते हैं आप बिसाइड्स रूटीन इन्वेस्टिगेशन? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर किसी के लिए एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको ये पता करना कि उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या हो सकती है, उसको पता करने के लिए सबसे पहला काम है कि वो अपने नंबर्स के बारे में पता करे। तो एक वर्ड है नो योर नंबर्स। नो योर नंबर्स का मतलब है कि क्या हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्या हमारा ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, क्या हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना ब्लड प्रेशर ही चेक नहीं कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को चेक नहीं कराते हैं, अपने शुगर लेवल को नहीं पता करते। कई बार क्योंकि ये जो बीमारी होती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की वजह से हो, डायबिटीज़ हो या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो, ये कई बार सिम्टम्स नहीं देती। ये सिम्टम्स तब देती है जब एकदम से सडनली प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है। तो इन सबको पता करने के लिए सबसे पहले तो हमें रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। फिर बात आती है कि कुछ लोग जिनकी एज 40 ईयर से ऊपर है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ रहा है, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या फिर जिनके फैमिली में किसी के हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, उन लोगों को कुछ और इन्वेस्टिगेशंस भी कराना चाहिए। जैसे कि उसमें एक होता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसके अंदर हम सीटी स्कैन के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि हार्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज है या नहीं, या फिर कैल्शियम का जमाव तो नहीं हो रहा है। अगर वो चीज़ है तो उसके बाद फिर आगे की स्टेज पे हम जाते हैं। मतलब आप रिकमेंड करते हैं कि अगर जिसके रिस्क फैक्टर है, या कोई जना के फैमिली हिस्ट्री है, और कोई जना चाहता भी है, ठीक है, उसकी एज हो गई 40-50 साल बाद, उसको लगता है कि कंफर्मेशन चाहिए बिसाइड्स रूटीन इन्वेस्टिगेशन, तो सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी को आप बताते हैं। अब बात आती है कि किसी भी पेशेंट के हार्ट अटैक होता है, सबको पता है कि तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, एंजियोग्राफी हो जाती है उसकी, ये भी पता है, पर उसको एक मन में हर समय भ्रम रहता है। वो रहता है कि अगर एंजियोग्राफी होगी मेरी तो मेरे स्टेंट लगेगा। कहते हैं ना, स्टेंट का स्टंट है एक तरीके से, लोगों के मन में ये भ्रम रहता है। पहली चीज़ कि कोई भी व्यक्ति अगर हार्ट अटैक लेके पहुंचता है, उसकी एंजियोग्राफी में अगर उसको ब्लॉकेड होता है, तो एंजियोप्लास्टी की साइंटिफिक डेटा क्या कहता है कि तुरंत अगर एंजियोप्लास्टी करते हैं तो सक्सेस रेट या ओवरऑल रिजल्ट बेटर होता है। सो दो तरीके के पेशेंट्स होते हैं। एक वो पेशेंट जिनको हार्ट अटैक हुआ है, और एक वो पेशेंट जिनको हार्ट अटैक नहीं हुआ है बट उनको चलने पे या कभी कभी सीने में भारीपन होता है या चलने पे सांस फूलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। तो स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में एंजियोग्राफी करने में ब्लॉकेज मिलते हैं। अगर ब्लॉकेज मिलते हैं तो उसका दवाइयों के द्वारा भी इलाज हो सकता है, बाईपास सर्जरी भी हो सकती है, और एंजियोप्लास्टी या स्टेंट की भी ज़रूरत हो सकती है। बट जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है। जिस समय ब्लॉकेज हो रहा होता है उस समय बॉडी के अंदर हार्ट की अटैक की वजह से एक लाइफ की रिस्क बनी हुई है। उस समय इमरजेंसी में जो ट्रीटमेंट करना है उस समय स्टेंट जरूर लगाना है। हर किसी पेशेंट के लिए स्टेंट की ज़रूरत नहीं है, बट जिसको ज़रूरत है उसको लगवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उस समय हमने उस हार्ट के ब्लॉकेज को नहीं ओपन किया तो लाइफ की रिस्क बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। अगर वही रिस्क को अगर हम हार्ट अटैक के दौरान अगर किसी पेशेंट को 90% की रिस्क है लाइफ की, तो स्टेंट लगाने के बाद ब्लड का फ्लो वापस से रीस्टेब्लिश करने के बाद वो रिस्क 10% तक कम हो जाती है। धीमे धीमे करके जैसे जैसे टाइम निकलता है वो रिस्क कम होकर 3 से 4% पे आती है। वो रिस्क हमेशा ज़िंदगी भर रहती है। सो टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, और समय पे हमें उस प्रॉपर ट्रीटमेंट को करना चाहिए। एक बड़ा लोगों पे भ्रम सा रहता है, वो रहता है कि भाई हार्ट अटैक लेके गया, आप आर्टरी उसकी पूरी 100% ब्लॉक है या 90% ब्लॉक है, हार्ट अटैक हुआ है, एंजियोप्लास्टी हो गई, यहाँ तक तो बात उसको समझ में आती है। पर कई बार हार्ट अटैक भी नहीं है, ब्लॉकेड ऐसा है, कोई जना कहता है कि इसके अंदर स्टेंट लगना चाहिए था, कोई कहता है नहीं लगना चाहिए। तो
तो इसमें क्या क्या एडवांसमेंट हुए हैं जिससे आप कंफर्म बता सकें कि ये जो ब्लॉकेड है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसमें स्टेंट लगाने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा? तो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि क्या पेशेंट को सिम्टम्स हैं या नहीं है, क्योंकि हमें इलाज मरीज का सिम्टम्स का करना है, ना कि रिपोर्ट का करना है। दूसरी चीज़, अगर हम हर किसी पेशेंट की एंजियोग्राफी करने जाएं तो हर किसी न किसी पेशेंट में ब्लॉकेज निकल आएंगे, भले ही उसको कोई सिम्टम्स ना भी हो। तो हर किसी पेशेंट के लिए इलाज नहीं करना है, जहां सिम्टम्स हैं तभी इलाज करना है। फिर रही बात ये कि जहाँ पे ब्लॉकेज कई बार 60% ब्लॉकेज है, 50% 60% ब्लॉकेज है, जहाँ ये एंजियोग्राफी के बेसिस पे ये कहना मुश्किल होता है कि ये ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो हमारे पास कुछ नवीनतम तकनीक्स हैं जिनकी वजह से, जिनके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि क्या ये ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट है या नहीं है। जिसमें से एक नाम है जिसको बोलते हैं FFR, फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व। वो बेसिकली क्या करते हैं कि जहाँ पे ब्लॉकेज है उसके आगे और पीछे प्रेशर के ग्रेडियंट को चेक करते हैं, और अगर ये प्रेशर का ग्रेडियंट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है तो वो ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट है और उसका इलाज करना चाहिए, चाहे वो बाईपास के थ्रू हो या फिर एंजियोप्लास्टी के थ्रू हो। लेकिन अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो ऐसी केसेस में ये देखा गया है कि दवाइयाँ ज़्यादा कारगर होती हैं रेदर देन एंजियोप्लास्टी और बाईपास। कई बार पेशेंट्स के जैसे तीनों नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेड होता है और व्यक्ति को फिर भी लगता है कि मैं ऑपरेशन तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि ऑपरेशन से हर एक आदमी को एक डर तो लगता ही है कि मेरे खुलेगा, कॉम्प्लिकेशंस, मतलब एक जो रिकवरी होती है उसके अंदर टाइम लगता है। तो क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं जो कि आज जो मल्टी वेसल डिजीज़ या तीनों वेसल जिसके अंदर ब्लॉकेड हो उसमें भी आप लोग स्टेंट लगा देते हैं? तो जो मल्टी वेसल डिसीज़ होती हैं उसमें ये देखा जाता है कि पहली बात कि ब्लॉकेज कहाँ कहाँ पर हैं और उस ब्लॉकेज की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। क्या एंजियोप्लास्टी या स्टेंट सेफ ऑप्शन है या फिर बाईपास सेफ ऑप्शन है। कोई पेशेंट जिसकी एज 80 साल से ऊपर है उसके केस में बाईपास सर्जरी रिस्क ज़्यादा हो जाती है, पर अगर वही पेशेंट 65 ईयर्स का एज है और जिसके तीनों वेसल्स में ब्लॉकेज हैं तो उसके लिए बाईपास सर्जरी बेहतर ऑप्शन होता है। लेकिन कई बार कुछ पेशेंट्स होते हैं जहाँ पे ब्लॉकेज छोटे छोटे ब्लॉकेज होते हैं बट तीनों नसों में ब्लॉकेज होते हैं, तो उन पेशेंट्स को एंजियोप्लास्टी करके भी ठीक किया जा सकता है। तो हर पेशेंट अलग अलग होता है और हर पेशेंट का इलाज उसकी बीमारी के हिसाब से किया जाता है। इसमें टेक्निकल एडवांसमेंट्स क्या क्या हुए हैं कि आज आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि तीनों वेसल्स को आप लोग ठीक करते हैं? तो कई बार हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज होते हैं उसमें क्लॉट बना हुआ होता है, उन क्लॉट को हम स्पेशल डिवाइसेस होते हैं जैसे कि वैक्यूम क्लीनर होता है, वैसे ही हम हार्ट की छोटी सी नलियों के अंदर जाके और वैक्यूम क्लीनर से उस क्लॉट को बाहर निकाल लेते हैं। दूसरे, कई बार हार्ट के अंदर जो ब्लॉकेज होते हैं उसमें कैल्शियम का जमा होता है, तो जो कैल्शियम का जमा होता है तो उसको भी हम कैल्शियम को, जैसे ड्रिल मशीन होती है उसी की तरह हम रोटा एब्लेशन जैसे एक तकनीक होती है जिसमें हम ड्रिल मशीन की तरह उसको हार्ट के अंदर 1,80,000 RPM की स्पीड पे घुमाते हैं और जिससे कि हम उस कैल्शियम को कट करते हैं। उसी तरीके से एक ऑर्बिटल एथरेक्टमी भी होती है, एक इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी करके एक IVL करके बैलून भी होते हैं जो कैल्शियम को कट करते हैं, या फिर उसको लिथोट्रिप्सी स्पेशल अल्ट्रासाउंड के द्वारा उस कैल्शियम को हम ब्लॉकेज को ब्रेक करते हैं और उसके बाद फिर हम उसमें स्टेंट लगाते हैं। डॉक्टर प्रशांत, इस पे चर्चा जारी रहेगी। एक दर्शक जुड़ना है। हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। मुझे लगता है शायद फोन डिस्कनेक्ट। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है। तो बात अपनी चर्चा चल रही थी कि आपने कहा कि किसी चीज़ को आप रोटावलेटर करते हैं और जो कैल्शियम होता है उसको निकाल लेते हैं। तो ये जो टेक्निक है ये अपने आप गवर्नमेंट में भी अवेलेबल है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अवेलेबल है, पर इसमें और जो रूटीन एंजियोप्लास्टी होती है उसमें क्या हॉस्पिटल स्टे के अंदर या कॉम्प्लिकेशंस में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? तो कोई भी नई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं तो वहाँ पे पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे थोड़ा सा बढ़ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ टाइम हॉस्पिटल स्टे वही रहता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में जिस दिन हम एंजियोप्लास्टी करते हैं उसके 24 से 48 घंटे बाद हम पेशेंट्स को घर भेज देते हैं। तो इन नई तकनीक के माध्यम से इलाज बेहतर हुआ है और पेशेंट का कंफर्ट लेवल भी बढ़ा है और पेशेंट की रिकवरी भी बहुत तेज़ी से होती है। जैसे जब भी बाईपास सर्जरी की बात आती है तो लोगों को लगता है कि एक बार सर्जरी हो गई मेरी तो उसके बाद मैं दवाइयों से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसे कोई भी जब भी आप एंजियोप्लास्टी करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स को लगता है कि एक बार मेरा प्रोसीजर हो गया तो अब मेरे को आगे दवाइयों की कोई ज़रूरत है क्या? तो ठीक है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसकी तो दवाइयाँ लेता ही है, पर इसके अलावा भी जो स्टेंट लगता है या बाईपास होती है उसके बाद कोई दवाइयाँ होती हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे लेनी होती है? जी हाँ। सो
जो भी पेशेंट जिनको एंजियोप्लास्टी होती है, स्टेंट लगते हैं, उन पेशेंट्स में स्टेंट के अंदर दोबारा से कोई ब्लॉकेज ना आए, उसके लिए ब्लड थिनर को चलाते रहना पड़ता है। शुरुआत के 1 साल में 2 ब्लड थिनर को चलाना होता है और उसके 1 साल बाद में हम केवल 1 ब्लड थिनर के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। और साथ ही साथ हमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाई भी चलाना पड़ती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि वापस से स्टेंट के अंदर ब्लॉकेज की संभावना को बढ़ाता है। तो ये 2 मेडिसिन ऐसी हैं जिनको हमेशा चलते रहना चाहिए, चाहे वो पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हो या ना हो। अगर किसी के ब्लॉकेज हैं तो ये 2 ब्लड, एक तो ब्लड थिनर और दूसरा कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयाँ हमेशा चलनी हैं। एक महावीर प्रसाद जी का प्रश्न है कि सबको पता है चेस्ट पेन होना, घबराहट होना या सांस भरना ये तो हार्ट के सिम्टम्स है, पर उनका ये मानना है कि मैं जब भी उठता हूँ एकदम मेरी धड़कन मुझको महसूस होती है। तो ये जो धड़कन लोगों को होती है, वैसे तो लोगों को एंजाइटी से भी होती है, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो भी धड़कन होती है, पर किसी भी वक्त ऐसे उठते बैठते एकदम अगर धड़कन होती है या बैठे बैठे भी धड़कन हो जाती है, क्या ये भी हार्ट अटैक का या हार्ट का कोई सिम्टम है क्या? जी हाँ, तो धड़कन का बढ़ना कुछ कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपने बताया कि एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है, बट कुछ कारण हार्ट की वजह से भी होते हैं। जैसे एक कमरे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइट होती है, वैसे ही हार्ट के अंदर भी एक वायरिंग सिस्टम होता है, और अगर उस वायरिंग सिस्टम में कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसकी वजह से भी दिल की धड़कन एकदम से तेज़ी से बढ़ सकती है। कभी कभी ये दिल की धड़कन का बढ़ना हार्ट अटैक का भी एक संकेत हो सकता है। इसलिए जब भी कभी किसी की धड़कन बढ़ती है तो उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो पेशेंट इमीडिएटली हॉस्पिटल जाके और उस समय अपना एक ईसीजी जरूर कराएं, जिससे कि पता चले कि जिस समय धड़कन बढ़ रही है उस समय दिल की धड़कन क्या चल रही है, उसके ईसीजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर वो ईसीजी में चेंजेस कोई सिग्निफिकेंट नहीं है तो वो हार्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है, बट एंजाइटी की वजह से हो सकते हैं। बट अगर ईसीजी में कोई चेंजेस हैं तो हार्ट के संकेत हो सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत, क्योंकि आप स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ के भी स्पेशलिस्ट हैं, तो लोगों को हार्ट अटैक ये तो समझ में आता है, पर ये समझ में नहीं आता कि स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ क्या होती है। तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में बताएं, स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है क्या? स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज जैसे इसके नाम में ही समाहित है कि स्ट्रक्चरल मीन्स स्ट्रक्चर, हार्ट का स्ट्रक्चर, और उससे रिलेटेड कोई भी बीमारी उसको स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज बोलते हैं। तो ये जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है ये भी स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है या इसके अलावा डिजीज़? इसके अलावा डिसीज है। जैसे कि एक कमरे के अंदर दरवाजे होते हैं, वॉल होती है, दीवार होती है, वैसे ही हार्ट के अंदर भी चैम्बर्स होते हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं, उनकी वॉल्स होती हैं, उनके अंदर वॉल्स होते हैं। वॉल का मतलब होता है कि जैसे दरवाजे होते हैं जो एक डायरेक्शन में ही खुलते हैं। तो अगर किसी के हार्ट के अंदर मसल्स की प्रॉब्लम हो रही है, उसकी दीवार के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, उसके वॉल्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन सभी को स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज़ का पार्ट बोलते हैं। जैसे कि जन्मजात हम सुनते हैं कि बच्चों के दिल में छेद है, तो वो उसकी वॉल के अंदर प्रॉब्लम है। किसी के वॉल की सिकुड़न हो गई है, ओल्ड एज में पेशेंट्स जब होते हैं तो उनके वॉल्स के अंदर कैल्शियम का जमा होना शुरू हो जाता है, तो वो वॉल्व सिकुड़ना शुरू हो जाता है, या फिर वॉल में लीकेज होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज़ का पार्ट होती है। ये जैसे जैसे क्योंकि लाइफ स्पैन आज की तारीख में बढ़ गया है और एवरेज लाइफ स्पैन 70 ईयर्स हो गया है, तो एज के साथ भी कोई हार्ट डिजीज़ बढ़ती हैं क्या? जी हाँ, सो पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा नहीं थी। आज से 25-30 ईयर्स पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60-65 ईयर्स के आसपास थी। अब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 ईयर्स के ऊपर हो गई है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है तो वैसे वैसे क्या होता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम का जमाव भी होता है। तो ये कैल्शियम का जमाव हमारे वॉल्व के अंदर भी हो सकता है, और जिससे कि वॉल्व सिकुड़ भी सकते हैं और वॉल्व के अंदर लीकेज भी आ सकता है। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि जो हार्ट के मेन वॉल्व्स होते हैं उनमें अगर सिकुड़न हो जाए या लीकेज आ जाए तो हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और उसकी वजह से पेशेंट्स को चलने पे सीने में भारीपन का होना, या फिर चलने में सांस का फूलना, या फिर कभी कभी चक्कर जैसा महसूस होना, ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर आ सकते हैं। ये जो जैसे आपने बात की कि वेल्व सिकुड़ जाते हैं, और वेल्व का जो अपना जितना लोगों को है कि अगर एक बार वेल्व खराब हो जाए तो उसका ऑपरेशन ही इलाज होता है, पर लोगों को लगता है कि ऑपरेशन कराऊंगा मुझे बहुत तकलीफ होगी। तो इसमें क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं कि आज जो वेल्व की, जैसे आपने बताया कि वेल्व सिकुड़ जाते हैं या लीक कर जाते हैं, तो क्या बिना ऑपरेशन के इलाज भी इसमें संभव है क्या? जी हाँ, तो अब नवीनतम तकनीक आ गई हैं जिसके अंदर पहले केवल क्या होता था कि किसी के अगर वॉल में प्रॉब्लम है, किसी के वॉल में लीकेज है, तो केवल सर्जरी ही एकमात्र उपाय होती थी। बट अब नवीनतम तकनीक है जो कि पिछले 10 साल से इंडिया में भी अवेलेबल है, जिसके अंदर बिना ओपन हार्ट सर्जरी के, बिना एनेस्थीसिया के, बिना जनरल एनेस्थीसिया, बिना वेंटिलेटर, बिना मेजर चीरा फाड़ी के
बिना कोई मेजर कट के पेशेंट का वॉल्व को रिप्लेस किया जा सकता है बिना बेहोश किए, और 1 घंटे के अंदर इस प्रोसीजर को किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट, जिसमें हम एओर्टिक वॉल्व को रिप्लेस करते हैं, माइट्रल, पल्मोनरी, ट्राइकस्पिड, तो अलग अलग वॉल्व है जिनको कि हम रिप्लेस किया जा सकता है बिना ओपन हार्ट सर्जरी किए। ये रिसेंट एडवांसेस हैं और इंडिया इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, और जिसके अंदर हम अब चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब बहुत कुछ आगे आया है इंडिया के अंदर और एक्सपर्टीज़ भी है, और इन दोनों की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को अब इसका फ़ायदा मिल रहा है। डॉक्टर प्रशांत, जैसे इमरजेंसी की तो बात अलग है कि कोई भी व्यक्ति हार्ट अटैक लेके हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसको आप लोग प्राइमरी एंजियोप्लास्टी या तुरंत एंजियोग्राफी करके उस वेसल को अपन खोल देते हैं। पर जैसे आपने बताया कि बहुत बार स्टेबल जो पेशेंट्स होते हैं जिनका डायग्नोसिस हो जाता है ट्रिपल वेसल डिजीज़ है जैसे आपने बताया, या वेल की बीमारी है, और आजकल कंसेप्ट है टीम अप्रोच का। आपके हॉस्पिटल के अंदर या सभी हॉस्पिटल्स के अंदर कार्डियक सर्जन्स भी हैं और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट भी है, तो आप लोग क्या बैठ के एज ए टीम अप्रोच डिस्कस करते हैं, या आपके पास आया तो आपने अपना प्रोसीजर कर दिया और सर्जन के पास गया तो सर्जन ने प्रोसीजर कर दिया? तो बहुत ही उम्दा सवाल है। तो जब भी कोई पेशेंट जिसका क्लियर कट ये होता है कि इसमें एंजियोप्लास्टी की ही ज़रूरत है तो एंजियोप्लास्टी के लिए जाता है, जिसमें ये क्लियर होता है कि इसको बाईपास की ही ज़रूरत है तो बाईपास के लिए जाता है। बट कभी कभी ये ग्रे जोन में पेशेंट्स होता है जहाँ पे एंजियोप्लास्टी भी हो सकती है, बाईपास भी हो सकती है, या फिर ओपन हार्ट सर्जरी के थ्रू वॉल्व का रिप्लेसमेंट होना है, या फिर पेशेंट का बिना ओपन हार्ट सर्जरी के वॉल्व का रिप्लेसमेंट है। तो ऐसी कंडीशन में हमें हार्ट टीम अप्रोच करते हैं जिसमें हम हार्ट टीम मीटिंग करते हैं। तो बेसिकली जो हार्ट टीम मीटिंग होती है उस टीम के अंदर कार्डियक सर्जन, कार्डियक एनेस्थेटिक्स, कार्डियोलॉजिस्ट, इकोकार्डियोग्राफर और बाकी टीम उसके अंदर होती है, और वो सब लोग मिलके पेशेंट की पूरे प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी डायग्नोसिस, क्योंकि पेशेंट का क्योंकि हमें केवल हार्ट के बारे में नहीं देखना, हमें बाकी चीज़ों के बारे में देखना होती है। क्या उस पेशेंट को लंग्स की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सर्जरी हाई रिस्क हो सकती है, क्या उसको लिवर की, किडनी की और कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सर्जरी नहीं हो सकती है। तो उन कंडीशंस में हमें बिना ओपन हार्ट सर्जरी के प्रोसीजर करना होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट की सर्जरी के दौरान रिस्क नहीं है और पेशेंट को बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी से ज़्यादा फायदा होने वाला है तो हम उनको उस तरफ डायरेक्ट करते हैं। डॉक्टर प्रशांत, जैसे ट्रांसप्लांट, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट अपने जयपुर में भी होता है और ये बहुत अच्छी बात है कि जयपुर में हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं। जब भी जैसे किडनी ट्रांसप्लांट की बात आती है तो जब पेशेंट की जब तक किडनी मिलती है तो एक उसके पास ऑप्शन रहता है डायलिसिस का, पर जब हार्ट फेल होता है या हार्ट की मसल्स बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है और आप लोग ये तय कर लेते हैं कि इस पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, पर जब हार्ट मिलेगा तभी ट्रांसप्लांट हो पाएगा, इस बीच के अंदर जैसे वहाँ डायलिसिस है, आपके यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन है क्या कि जब तक उसको हार्ट मिलता है तब तक आप उसको कोई मशीन या इक्विपमेंट पे रख सकते हैं? तो बहुत सारे नए टेक्निक्स आ गई हैं जिसके अंदर जैसे कि एक नाम होता है पेशेंट के लिए बोलते हैं एलवेड। सो बेसिकली उसका मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। तो वो बेसिकली एक छोटा पंप है जो कि आर्टिफिशियल पंप की तरह काम करता है, और वो उस समय जब तक पेशेंट को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट नहीं मिल जाता है तब तक वो पेशेंट को सपोर्ट करता रहता है। जिस समय हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट मिलता है उसको हम निकाल दिया जाता है और पेशेंट को नया हार्ट लगाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नए तकनीक्स आती जा रही हैं और आगे भविष्य में और भी तकनीक्स आएंगी जो कि पेशेंट्स को बेनिफिट देंगी। जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट की मैंने बात की और आपने बात की, एक आपने बीच में जिक्र किया था कि बीट्स के अंदर जब या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर भी खराबी हो जाती है, लोगों के हार्ट कहते हैं कि आप कहते हो कि ब्लॉक हो गया, ब्लॉक मतलब करंट का फ्लो जो है गड़बड़ हो गया है, पल्स रेट कम हो गई, और आप उसको एडवाइस करते हो कि पेस मेकर लगाना पड़ता है। पहली चीज़ कि पेस मेकर के अंदर क्या क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं? तो पिछले 10 सालों में पेसमेकर के अंदर बहुत सारे एडवांसमेंट हुए हैं। पहले केवल एक ही चैम्बर के अंदर पेसमेकर की लीड लगाई जाती थी, फिर उसके बाद डबल चैम्बर पेसमेकर है जिसके अंदर 2 लीड लगाई जाती हैं जिससे कि सिंक्रोनी मेंटेन रहे, हार्ट के दोनों चैम्बर्स के बीच में सिंक्रोनी मेंटेन रहे। फिर इसके बाद और भी नए एडवांसेस आए, जैसे कि किसी पेशेंट को, स्पेशली जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उनको कई बार MRI की ज़रूरत होती है। तो पहले ये माना जाता था कि जिसको पेसमेकर लगा हुआ है उनको MRI नहीं कर सकते, बट अब MRI कॉम्पेटेबल पेसमेकर आ गए हैं जिसमें पेसमेकर के लगे होने के बावजूद भी हम MRI कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेसमेकर में भी अलग अलग और भी एडवांसमेंट है, टेक्निकल एडवांसमेंट है, जिसके अंदर पेशेंट बहुत दूर हो, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर पे भी है, आजकल मोबाइल में, फ़ोन पे या इलेक्ट्रिकल सारे सिस्टम्स के थ्रू हमें पहले ही पता चल जाता है कि पेशेंट का पेसमेकर अब सही काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें, टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत तेज़ी से आ रहे हैं।
तो पेसमेकर एक्चुअली किस तरीके से काम करता है? आप पेसमेकर को कहाँ लगाते हैं? बॉडी में अंदर लगता है या बाहर की तरफ लगता है? पेसमेकर बेसिकली क्या होता है कि एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, बड़ा ऑपरेशन नहीं है, छोटा सा एक चीरा लगाते हैं जिसको कि हम यहाँ पर सीने के ऊपर की तरफ लगाते हैं और उसमें एक छोटा सा मसल्स के अंदर एक छोटा सा एक पॉकेट बनाते हैं और वहाँ पे उसकी बैटरी को इम्प्लांट करते हैं। उसके बाद वहाँ से 2 वायर को ले जाके हम हार्ट के अंदर लेके जाते हैं, जो हार्ट के अंदर कनेक्ट हो जाते हैं 2 चैम्बर्स के अंदर, और वो दोनों वायर्स जो होते हैं वो उस बैटरी से कनेक्ट होते हैं और इस तरीके से वो जो पेसमेकर है, जो वायर के थ्रू जो लीड जा रही है, जो चैम्बर के अंदर कनेक्ट है, वो उसको धड़कन देता रहता है। तो जब भी दिल की धड़कन कम होती है वो धड़कन देता है, जब भी धड़कन बराबर चल रही होती है पेसमेकर स्टॉप रहता है। तो जिस समय ज़रूरत होगी वो काम करेगा, जब ज़रूरत नहीं होगी वो अपने आप स्टॉप हो जाएगा। जैसे कार्डियक अरेस्ट आजकल बहुत ज़्यादा सुना जाता है, तो आप क्या मानते हो कि कार्डियक अरेस्ट कहीं पे भी हो सकता है? और हर जगह डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, हर जगह आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल भी हो सकता है नहीं मिले, तो बेसिक लाइफ सपोर्ट जो ट्रेनिंग है आम आदमी को, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस मानते हो कि अगर किसी व्यक्ति के हार्ट अरेस्ट होता है और हॉस्पिटल तक लाने में अगर उसको कुछ सपोर्ट मिल जाता है तो उससे उसका लाइफ भी सेव हो सकती है और उसका इम्प्रूवमेंट के चांसेस बेटर हो सकते हैं? तो बेसिक लाइफ सपोर्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर किसी के लिए। ये मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। वर्ल्ड में कुछ एक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 80% पॉपुलेशन बेसिक लाइफ सपोर्ट में CPR करने में सक्षम है। इंडिया में ये एजुकेशन इनिशिएटिव स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कभी भी कहीं पे भी जिम में, कहीं पे एरोप्लेन में या फिर ट्रेन में, बस में, कोई भी कहीं पे भी बात करते करते एकदम से कोलैप्स हो जाता है। उस समय जब कोई पेशेंट या कोई भी जनरल पब्लिक में कोई कोलैप्स होता है तो आसपास के खड़े हुए लोग सडनली फ्रीज हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि करना क्या है। उस समय एकमात्र CPR ही ऐसी चीज़ है जो कि पेशेंट की लाइफ को बचा सकता है। अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो 99% डेथ की चांसेस हैं, बट अगर हम उस समय प्रॉपर CPR कर सकें तो लाइफ की रिस्क को 50% कम कर सकते हैं। 50% चांस बन जाते हैं कि वो पेशेंट को समय रहते हॉस्पिटल भी पहुंचाया जा सकता है और उसकी लाइफ को बचाया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि CPR एक इनिशिएटिव की तरह काम होना चाहिए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह इसकी ट्रेनिंग प्रॉपर होना चाहिए, चाहे वो किसी को ड्राइविंग लाइसेंस देना हो, चाहे वो स्टूडेंट्स में क्लास 8 से 12th क्लास तक, या फिर कॉलेजेस में, हर एक को बेसिक लाइफ सपोर्ट की क्लासेस और उनकी ट्रेनिंग एंड फर्स्ट एड की क्लासेस ये ज़रूरी हैं, जो कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में सम्मिलित करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर प्रशांत ने कही कि पहली चीज़, चाहे वो कार्डियक इमरजेंसी हो, चाहे वो ब्रेन की इमरजेंसी हो, टाइम की बहुत महत्वता है। गोल्डन आवर जो होता है उसमें अगर आप पहुंच जाते हो तो आपका आउटकम बहुत बेटर होता है, आपके मसल भी बचती है, चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो उसके अंदर आपका ब्रेन का पार्ट बचता है। और दूसरी चीज़, सबकी जिम्मेदारी है कि जो बेसिक लाइफ सपोर्ट CPR ट्रेनिंग है वो हर एक व्यक्ति को लेनी चाहिए। डॉक्टर प्रशांत आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। दूरदर्शन चैनल तो सबके लिए खास है कि मैंने मेरे जो बचपन